हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग वर्ब के 5वां पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वर्ब के 5वें पार्ट में हम लोग वर्ब के बारे में क्या क्या पढ़ लिए हैं, आइए देखते हैं। वर्ब के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला वर्ब के परिभाषा को हम लोग पढ़ लिए हैं, परिभाषा, ठीक है ना। उसके बाद वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, एक मेन वर्ब और एक एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर फाइनाइट वर्ब को 2 भागों में बांटा गया, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। और फिर नॉन फाइनाइट को 2 भागों में बांटा गया, एक सिंपल इन्फिनिटिव, नॉन फाइनाइट को 3 भागों में बांटा गया, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। 3 भागों में बांटा गया, जिसमें से हम लोग इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ रहे हैं। द इन्फिनिटिव को 2 भागों में बांटा गया है, सिंपल इन्फिनिटिव, क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव को इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया गया है कि सिंपल इन्फिनिटिव क्या होता है। सिंपल इन्फिनिटिव जो होता है, इसका यूज एज ए सब्जेक्ट, वाक्य में एज ए सब्जेक्ट के रूप में, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में और प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है ना। इन्फिनिटिव जो होता है, इसमें क्रिया से पहले 2+ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाने से इन्फिनिटिव का प्रयोग हो जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव। क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव क्या होता है? क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव जो होता है, जब इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है, तो इसे हम लोग क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव कहते हैं। जब इन्फिनिटिव का प्रयोग किसी नाउन, ठीक है ना, किसी नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है, तो इसे हम लोग क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव कहते हैं। इस परिस्थिति में इसका प्रयोग इस प्रकार होता है। इस परिस्थिति में इसका प्रयोग इस प्रकार होता है। स्टेप पहला कह रहा है कि एक एडवर्ब की तरह किसी वर्ब को क्वालिफाई करने में, ठीक है ना, एक एडवर्ब की तरह किसी वर्ब को क्वालिफाई करने में सबसे पहले हमें आप लोग बताइए कि आप लोग खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं? हाँ, जीने के लिए खाते हैं। हाँ, तो जीने के लिए खाते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो बात यहाँ पर जीने के लिए ही खाना चाहिए, ठीक है ना, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। तो एक एडवर्ब की तरह किसी वर्ब को क्वालिफाई करने में, ठीक है ना, जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को ही क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। एडवर्ब जो होता है वो किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को करता है। वी ईट, हम लोग खाते हैं, टू लिव, जीने के लिए। वी ईट, हम लोग खाते हैं किसके लिए? जीने के लिए। यहाँ पर इसको मिटा दिया जाए, थोड़ा सा इसको एनालिसिस करने में दिक्कत होगा, ठीक है ना। इसको बाद में हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। वी ईट टू लिव, हम लोग खाते हैं किसके लिए? जीने के लिए। तो यहाँ पर टू लिव का प्रयोग किया गया है, ये क्या है? इन्फिनिटिव है। ए बच्चा ध्यान दीजिए यहाँ पर, और ये क्या है? इन्फिनिटिव है। लेकिन ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ईट। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग हुआ है, लेकिन क्वालिफाई किसको कर रहा है? वर्ब को। किसको कर रहा है? वर्ब को। और जब कोई शब्द किसी वर्ब को क्वालिफाइंग करता है, तो वो शब्द क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर इन्फिनिटिव किस रूप में प्रयोग हुआ है? एज ए एडवर्ब, एज ए ऑब्जेक्ट नहीं, एज ए एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? वी ईट टू लिव, ठीक है ना, हम लोग खाते हैं, टू लिव, जीने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईट वर्ब है, वर्ब में पूछ दिया जाए कौन सा वर्ब है, तो क्या बताएंगे?
ईट कौन सा वर्ब है? फाइनाइट फाइनाइट वर्ब है। क्यों फाइनाइट वर्ब है? सब्जेक्ट के अनुसार बदल सब्जेक्ट के अनुसार ये क्या होता है, काम करता है, इसलिए क्या फाइनाइट वर्ब है। वर्ब में हम लोग लिख सकते हैं इसे कि ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना। और यहाँ पर टू लिव क्या है, इन्फिनिटिव है, लेकिन यहाँ पर किस रूप में प्रयोग किया गया है? ऑब्जेक्ट एज एडवर्ब के रूप में। क्यों? क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? खाने के लिए, खाने की विशेषता बता रहा है। हम लोग खाते हैं, टू लिव जीने के लिए, ठीक है ना। तो जब कोई शब्द किसी वर्ब की विशेषता को बताता है तो क्या कहलाता है? एज एडवर्ब कहलाता है। आई वॉन्ट टू हेल्प माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र का मदद करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर टू हेल्प है, यहाँ टू हेल्प किस रूप में प्रयोग किया गया है? किस रूप में? इन्फिनिटिव के रूप में। किस रूप में? इन्फिनिटिव के रूप में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इन्फिनिटिव है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? वांट की विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता? वांट की विशेषता बता रहा है। इसलिए क्या हुआ? इसलिए एज ए एडवर्ब हुआ। क्या हुआ? एडवर्ब, मतलब एज एडवर्ब के रूप में ये क्या किया गया है? एज एडवर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? सिंपल है। क्या है? सिंपल। लेकिन यदि इसका हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे? यदि इसका हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे? लिखेंगे वी ईट, हम लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं भाई? सो दैट मतलब ताकि, हम लोग खाते हैं सो दैट, ताकि क्या रह सके? सो दैट हम लोग जीवित रह सकें। यू मे लिव, हम लोग खाते हैं ताकि हम लोग जीवित रह सकें, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये कौन सेंटेंस हुआ? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। कौन सेंटेंस हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, ठीक है ना। जब कोई दो या दो से अधिक वाक्यों को कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़कर बनाया जाता है तो उसके द्वारा जो सेंटेंस बनता है वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो सो दैट कौन सा कंजक्शन है? सो दैट कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। कौन सा? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो नोट कीजिए। ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि स्टेप 2 कह रहा है कि एक एडवर्ब की तरह किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने में, ठीक है ना। जैसे ही इज स्लो टू डू दिस वर्क, ठीक है ना, वह इस काम को धीमे गति से करता है। तो यहाँ पर स्लो जो है किस रूप में प्रयोग किया गया है? यहाँ पर स्लो जो है एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है। और टू डू कह रहा है कि एक एडवर्ब की तरह एडजेक्टिव की विशेषता बताने में, तो ये एडजेक्टिव है और ये किस रूप में? एज ए एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। किस रूप में प्रयोग हुआ है? एज ए एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। जैसे और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ही इज फास्ट टू रन, नहीं, ही इज फास्ट, इसको रन देते हैं, ठीक है ना। अगला एग्जांपल है इट इज इजी टू सॉल्व, इट इज इजी टू सॉल्व, इट इज इजी टू सॉल्व। इसे बहुत ही मतलब इजी मतलब आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इजी यहाँ पे किस रूप में है? एडजेक्टिव के रूप में है। और टू सॉल्व ये किस रूप में है? यहाँ पर एज ए इन्फिनिटिव है, लेकिन किस रूप में प्रयोग हुआ है? एज ए एडवर्ब के रूप में। किस रूप में? एज ए एडवर्ब। एडवर्ब को हम लोग शॉर्ट में एडीवी लिख सकते हैं, एडजेक्टिव को शॉर्ट में एडीजे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब स्टेप 3 देखा जाए। स्टेप 3 क्या कह रहा है? स्टेप 3 कह रहा है कि
एक एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन की क्वालिफाई, एक एडजेक्टिव की तरह एक एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन को क्वालिफाई करने में, किसी नाउन को क्वालिफाई करने में, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल एक है, आई हैव नो हाउस, आई हैव नो हाउस, मेरे पास कोई घर नहीं है, टू लिव, रहने के लिए, मेरे पास कोई घर नहीं है रहने के लिए। तो यहाँ पर हाउस क्या है, हाउस एक नाउन है और ये इसकी क्या कर रहा है, विशेष कर रहा है कि एक एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन को क्वालिफाई करने में, ठीक है ना। और टू लिव, यहाँ पर टू लिव किस रूप में प्रयोग हुआ है, अब कह रहा है कि एज ए एडजेक्टिव की तरह, तो यहाँ पर टू लिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा, एज ए एडजेक्टिव, ठीक है ना। ये है तो इंफिनिटिव, है तो इंफिनिटिव, लेकिन किस रूप में प्रयोग हुआ है, एज एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। आई हैव नो हाउस टू लिव, मेरे पास कोई घर नहीं है रहने के लिए, ठीक है ना। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, आई लाइक टू मिल्क, आई लाइक मिल्क टू ड्रिंक, आई लाइक मिल्क टू ड्रिंक, ठीक है ना। मुझे दूध पसंद है, किसके लिए, पीने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिल्क क्या है, व्हाट इज द मिल्क, मिल्क इज द नाउन, और टू ड्रिंक क्या है, इन्फिनिटिव, क्या है, इन्फिनिटिव, लेकिन किस रूप में प्रयोग किया गया है, एज एडजेक्टिव के रूप में, किस रूप में, एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन की क्वालिफाई करने में। ये किसकी विशेषता को बता रहा है, नाउन की विशेषता को बता रहा है, ठीक है ना। और जब कोई शब्द किसी नाउन की विशेषता को बताता है तो वह शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो चीजें समझ में आया, ऊपर वाला मिटा दे, ठीक है। अब देखिए स्टेप 4, स्टेप 4 क्या कह रहा है, स्टेप 4 कह रहा है कि किसी सेंटेंस को क्वालिफाई करने में, किसी सेंटेंस को क्वालिफाई करने में, किसी सेंटेंस को क्वालिफाई करने में, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल, टू टेल यू द ट्रूथ, टू टेल यू द ट्रूथ, टू टेल यू द ट्रूथ, आई हैव नेवर लव्ड हर, आपसे सच कहता हूं कि मैंने उससे प्यार नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि सेंटेंस को, तो टू टेल ये क्या है, इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव, ठीक है ना। ये किसकी भी, टू टेल यू द ट्रूथ, ये पूरा एक मतलब समझिए कि एक पूरा इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग हुआ है, और ये किसकी विशेषता को बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है आई हैव नेवर लव्ड हर, मतलब एक सेंटेंस की, ये एक सेंटेंस है, इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। तो टू टेल यू द ट्रूथ, मैं सच कहता हूँ आपसे सच कहता हूँ कि मैंने उससे प्यार नहीं किया है, ठीक है ना। तो अब यह इसकी एग्जांपल बता रहा है, इसलिए यहाँ पर इन्फिनिटिव है और किस रूप में प्रयोग किया गया है, एज ए सेंटेंस के रूप में, किस रूप में, एज ए सेंटेंस के रूप में। एक और एग्जांपल देख लिया जाए,
टू बी ऑनेस्ट, comma, I am not going to help you. टू बी ऑनेस्ट, मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ या मैं सच कहता हूँ, आप कह सकते हैं कि मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ या सच कहता हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, मैं उसकी मदद करने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ भी एक किस रूप में प्रयोग हुआ है, यहाँ भी एक टू बी ऑनेस्ट मतलब एक इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग हुआ है। किस रूप में प्रयोग हुआ है, इन्फिनिटिव के रूप में, लेकिन किस रूप में, एज ए सब्जेक्ट। मतलब ये इन्फिनिटिव है, किस रूप में प्रयोग किया गया, एज ए सब्जेक्ट, सॉरी एज ए सेंटेंस, एज ए सेंटेंस। किसकी विशेषता बता रहा है, ये दूसरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है तो इन्फिनिटिव ये क्या कर रहा है, दूसरे सेंटेंस की विशेषता को बता रहा है, इसलिए क्या है, एज ए सेंटेंस के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि सेंटेंस को क्वालिफाई करने में, मतलब वो इन्फिनिटिव ही हो लेकिन वो क्या करे, सेंटेंस की विशेषता को बताए। तो सेंटेंस की विशेषता तो बता रहा है ना, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, मैं सच कहता हूँ या मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ कि मैं उसकी मदद करने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो दोस्तों, यदि पढ़ाया हुआ चीज़ें आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।